हेलो एवरीवन, जीएसटी में हम बात कर रहे थे वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के बारे में। और वैल्यू ऑफ सप्लाई में अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, एक बार रिकॉल करते हैं। जब भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑफ ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 नोटिफाई सप्लाईज की वैल्यू इन अ मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और बाकी जो भी सप्लाईज होगी उन सप्लाईज की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी एप्लीकेबल होगी जब दो रिक्वायरमेंट से दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर होगी। पहले रिक्वायरमेंट क्या अपना कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, एंड जो प्राइस है दैट मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। यदि दोनों रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल होती है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर होगा, और यदि रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो देन रूल्स विल बी एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4। तो आज हम रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू का यदि कंडीशन यदि फुलफिल नहीं होता है तो देन रूल्स विल बी एप्लीकेबल। तो रूल्स के अंदर अपना आएगा पहला रूल, दैट इज रूल नंबर 27। तो रूल नंबर 27 क्या कहता है? रूल नंबर 27 हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि जब प्राइस 100% कंसिडरेशन मनी में होनी चाहिए, प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, तभी रूल नहीं ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे रूल में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी, नॉट 100% इन मनी। इट मीन्स सम इन काइंड और सम इन मनी। जो कंसिडरेशन मिल रहा है, सप्लायर ने सप्लाई किया होगा और रेसिपिएंट ने क्या किया होगा, या तो 100% काइंड में दिया होगा, या कुछ पार्ट मनी में दिया होगा, या कुछ पार्ट काइंड में दिया होगा। ऐसे केसेस के अंदर आपको क्या करना होगा, रूल नंबर 27 विल बी एप्लीकेबल। क्या एप्लीकेबल होगा? रूल नंबर 27। तो रूल नंबर 27 तभी एप्लीकेबल होगा जब या तो कंसिडरेशन सम पार्ट इन मनी सम पार्ट इन काइंड, या 100% यदि काइंड में यदि कंसिडरेशन मिल रहा है तो दैट जो जीएसटी जो पे करना पड़ेगा, वैल्यू जो कैलकुलेट की जाएगी, तो वैल्यू विल बी कंप्यूटेड एज पर रूल नंबर 27। कुछ एग्जांपल्स अपन बनाने का ट्राई करते हैं। पहला एग्जांपल बन लेते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सप्लायर एंड दिस इज अ रेसिपिएंट। सप्लायर ने रेसिपिएंट को लैपटॉप दिया, कोई डाउट? सर दिया तो दिया। सप्लायर ने एक लैपटॉप रेसिपिएंट को दिया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को एक लैपटॉप दिया जिसका वर्थ जो मार्केट में सेल किया जाता है, जनरली ये सप्लायर मार्केट में सेल करता है लैपटॉप को, दैट इज ₹54,000 ओनली। रेसिपिएंट ने इस लैपटॉप के बदले ₹30,000 पे किया, एंड रेसिपिएंट ने, बड़े ध्यान से देखना, पुराना लैपटॉप दे दिया। और इस पुराने लैपटॉप का जो वर्थ है समझना बात ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सप्लायर ने लैपटॉप रेसिपिएंट को दिया, सप्लायर क्या सप्लाई कर रहा है? लैपटॉप। तो सप्लायर ने लैपटॉप रेसिपिएंट को दिया, तो सप्लायर ने जो लैपटॉप रेसिपिएंट को दिया उसके बदले कंसिडरेशन में रेसिपिएंट ने सप्लायर को क्या दिया, ₹30,000 मनी में दिया, एंड पुराना लैपटॉप एक्सचेंज में दिया। क्या 100% कंसिडरेशन मनी है? नो, क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट ₹30,000 मनी के साथ पुराना लैपटॉप भी दे रहा है, तो 100% कंसिडरेशन मनी में नहीं है। और जब 100% कंसिडरेशन मनी में नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 30,000 पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल नंबर 27 विल बी एप्लीकेबल। क्या एप्लीकेबल होगा? रूल नंबर 27 विल बी एप्लीकेबल। तो हमें देखना ये है कि जो रूल नंबर 27 है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी। ये जो सप्लायर लैपटॉप रेसिपिएंट को दे रहा है,
हम पूरा कंफ्यूज होके करेंगे जिससे कि मजा आ जाए। जितना भी डेटा बन सकता है सारा डेटा पुट कर देते हैं, फिर देखना है कि कौन सी वाली वैल्यू कंसिडर करनी और कैसे। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ने जो लैपटॉप दिया ऐसा ही लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जो लैपटॉप है वो मार्केट में फॉर एग्जाम्पल 61,000 रुपीज में कोई और सेल करता है। लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जनरली ये लैपटॉप मार्केट में सेल किया जाता है। ऐसा ही लैपटॉप जो सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया है, ऐसा ही लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का लैपटॉप 61,000 में सेल किया जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से फटाफट सब, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। सप्लायर ने लैपटॉप दिया है रेसिपिएंट को, ध्यान से देखना, सप्लायर ने लैपटॉप दिया है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट ने उस लैपटॉप के बदले 30,000 मनी दिया और 30,000 मनी के साथ पुराना लैपटॉप भी दिया। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया है, सबके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया सर 100% कंसिडरेशन मनी नहीं है, क्योंकि रेसिपिएंट सप्लायर को क्या दे रहा है 30,000 के साथ पुराना लैपटॉप भी दे रहा है। इसका मतलब काइंड भी इन्वॉल्व है, तो रूल नंबर 27 एप्लीकेबल होगा। और जब रूल नंबर 7 एप्लीकेबल होगा तो पहला प्रेफरेंस क्या कहता है कि सप्लायर ने जो रेसिपिएंट को जो लैपटॉप दिया उसका मार्केट वर्थ क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, 54,000 रुपीज। मतलब ये लैपटॉप जो मैंने रेसिपिएंट 1 को दिया ऐसा ही मैं रेसिपिएंट 2 को भी देता हूँ, 3 को भी देता हूँ, 4 को भी देता हूँ, 5 को भी देता हूँ, 6। सर समझ में आ रही बात? मतलब मैं सप्लायर जो रेसिपिएंट को जो लैपटॉप दे रहा हूं ऐसे ही लैपटॉप बहुत लोगों को बेचता हूं। तो व्हाट इज द मार्केट वर्थ, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, दैट इज 54,000 रुपीज। तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो हम कंसिडर करेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा 54,000 रुपीज, 54,000 रुपीज। लेकिन यदि क्वेश्चन में यदि आपको लैपटॉप का यदि मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 54,000 नहीं आएगा। मतलब सप्लायर ने जो रेसिपिएंट को जो लैपटॉप दिया मैं सिर्फ रेसिपिएंट को ही सेल करता हूं, मैं किसी और को नहीं बेच रहा हूं। मैं जो सप्लायर हूं जो मैं रेसिपिएंट को जो लैपटॉप दे रहा हूं मैं सिर्फ ऐसा लैपटॉप रेसिपिएंट 1 को ही देता हूं, बाकी मेरी कोई और सप्लाईज नहीं है। तो उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। और जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या किया जाए, मैंने ये लैपटॉप रेसिपिएंट को दिया था, रेसिपिएंट ने मेरे को दिया 30,000 रुपीज, लेकिन ओनली 30,000 नहीं आया, 30,000 के साथ रेसिपिएंट ने मुझे और क्या दिया, ओल्ड लैपटॉप, पुराना लैपटॉप भी दिया। मतलब मनी भी आ रहा है, पुराना लैपटॉप भी आ रहा है। तो पुराने लैपटॉप का मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू कितना है सर, दिया हुआ है 15,000 रुपीज, देन द वैल्यू विल बी 45,000 रुपीज। सर हर केस में यही ले लो सर, ज्यादा अच्छा लगा। सर जब भी रूल नंबर 27 अप्लाई करना है तो हमेशा यही कंसिडर करो, क्या कंसिडर करो, सप्लायर ने लैपटॉप दिया, उस लैपटॉप के बदले रेसिपिएंट ने 30,000 दिया प्लस 15,000 का पुराना लैपटॉप भी दिया। हर केस में यही कंसिडर पाप लगेगा। बेटा सुनो, जब भी रूल नंबर 27 अप्लाई करोगे जहां कंसिडरेशन 100% मनी नहीं है, सुनना बात ध्यान से, डायरेक्टली यदि पॉइंट नंबर बी में यदि आगे तो पाप लगेगा, पाप। पहले क्या कंसिडर करना है, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी रूल नंबर 27 अप्लाई होगा तो पहले OMV एप्लीकेबल होगा। क्या बोला मैंने, OMV, ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि सप्लायर रेसिपिएंट को जो लैपटॉप दे रहा है ऐसा लैपटॉप बाकी को भी तो बेचता है ना।
अदर्स को भी सेल कर रहा है। तो यदि क्वेश्चन में यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू ही कंसीडर होगी। यदि ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है, ओपन मार्केट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। लेकिन यदि ओपन मार्केट वैल्यू यदि दिया हुआ नहीं है तो उस केस में पॉइंट नंबर बी कंसीडर किया जाएगा। जितना कंसीडरेशन मनी है वो मनी के अंदर आपको ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? कंसीडरेशन इन काइंड। कंसीडरेशन इन काइंड का जो भी मॉनेटरी वैल्यू वो ऐड किया जाएगा। लेकिन जब पॉइंट नंबर ए, सुनना बहुत ध्यान से, जब पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी यदि दोनों यदि अवेलेबल नहीं है, यदि उनके अकॉर्डिंग यदि वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते तो देन पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी क्या कहता है कि जो सप्लायर है, सप्लायर के जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स है, जो लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का सप्लाईज दे रहे हैं, जो सप्लाई मैं दे रहा हूं ऐसा ही लाइक काइंड और लाइक क्वालिटीज का जो भी नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स है उनके द्वारा भी सप्लाईज किया जा रहा होगा, उस सप्लाईज का जो भी वैल्यू है दैट विल बी कंसीडर्ड। और यदि अपन ये माने कि यदि ये नहीं दिया हुआ है, पॉइंट नंबर बी नहीं दिया हुआ है, जो भी कंसीडरेशन काइंड है, यदि उसका मॉनेटरी वैल्यू यदि आपको नहीं पता और मॉनेटरी वैल्यू यदि आपको नहीं पता तो क्या किया जाएगा? लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जो भी वैल्यू दैट विल बी कंसीडर्ड। तो पॉइंट नंबर ए भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। पॉइंट नंबर बी, कंसीडरेशन काइंड का मॉनेटरी वैल्यू इज नॉट गिवन। तो पॉइंट नंबर ए और बी यदि दोनों अवेलेबल नहीं है सॉरी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? जो भी आपका लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी है उसका जो वैल्यू है दैट विल बी कंसीडर्ड एज रुपीज 61,000 रुपीज। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट। कब कब कब? रूल नंबर 27। बार बार बोलना पड़ेगा, पर्पस को बार बार बोलना पड़ेगा। सर हमने तो ये पढ़ा था कि वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। बेटा वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है तभी होती है जब प्राइस सोल कंसीडरेशन फॉर सप्लायर। रूल नंबर 27 बोलता है कि यदि रेसिपिएंट मनी के अलावा काइंड भी दे रहा है, ये 100% कंसीडरेशन ये काइंड में दे रहा है, मतलब जहाँ 100% कंसीडरेशन मनी में नहीं है तो रूल नंबर 27 एप्लीकेबल होगा। और रूल नंबर 27 में पहला OMV, क्या बोला मैंने? OMV, ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, यदि ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो क्या किया जाएगा? जो भी मनी है और कंसीडरेशन काइंड है उसका मॉनेटरी वैल्यू आपको ऐड करना होगा। और पॉइंट नंबर ए और बी दोनों नहीं है, दोनों नहीं है तो पॉइंट नंबर सी, थर्ड पॉइंट ना। पॉइंट नंबर 1 ओपन मार्केट वैल्यू, पॉइंट नंबर बी कंसीडरेशन काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, और दोनों नहीं है तो पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है? जो भी लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो भी वैल्यू दैट विल बी कंसीडर्ड। और एबीसी तीनों नहीं है। सर डायरेक्टली पॉइंट नंबर डी पे आ जाए तो डायरेक्टली चार्टा लगा दूं तो सर समझ में आ गई बात। सर यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा है जरूरी। तो इस मींस डायरेक्टली पॉइंट नंबर डी अप्लाई नहीं करेंगे ना। जब ए और बी और सी के अकॉर्डिंग यदि आप वैल्यू रूल नंबर 27 के अंदर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम पॉइंट नंबर डी कंसीडर करेंगे। पॉइंट नंबर डी ये कहता है कि रेसिपिएंट ने जो मनी दिया, रेसिपिएंट ने जो मनी दिया तो मनी तो होगा ही। जो कंसीडरेशन काइंड है उस कंसीडरेशन काइंड का जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31 इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि पहले रूल नंबर 31 आएगा, बाद में रूल 30। कैसी बातें करते हो? सुनते नहीं मेरे को? मैंने क्या बोला? गलत बोला? वेरी गुड। क्या गलत बोला मैंने? सर आपने बोला 31 पहले आएगा 30 बाद में आएगा। सर कैसे बातें करते हो सर? तो पहले क्या आएगा बेटा? रूल 30 पहले आएगा, रूल नंबर 31 बाद में आएगा, इन दैट ऑर्डर। वैसे ये आगे आएंगे रूल नंबर 30 और 31, तब मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, इससे थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। गवर्नमेंट ने सोचा करे क्या? ये जो रेसिपिएंट है, ये जो रेसिपिएंट ने दिया कंसीडरेशन काइंड, तो इसके बाद आया क्या? या तो इसने खरीदा होगा या इसने बनाया होगा, तो जो भी उसकी कॉस्ट है उसे 110% ऐड कर दो। मतलब ये कि जो रेसिपिएंट जो मनी दे रहा है, यदि मनी दे रहा है तो मनी ऐड कर दो जितना भी, प्लस जो भी काइंड के अंदर कंसीडरेशन दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर डी ये कहता है क्या ऐड किया जाएगा? बाय अप्लाइंग द रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 क्या कहता है? 110% ऑफ COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यदि रूल नंबर 30 अप्लाई नहीं हो तो रूल नंबर 31 ये कहता है कि जो वैल्यू कंप्यूट की जाएगी बाय द रीजनेबल मींस।
यदि समझ में नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल 30 और 31 हमें डिटेल में आगे पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल हमें रूल नंबर क्या करना था, रूल नंबर 27 वो हमें समझ में आ गया। राइट डाउन फास्ट। अभी हम और एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन एग्जांपल्स और लिखे पहले एक बार ये लिख लो, राइट डाउन फास्ट। अपना रूल नंबर 27 का जो प्रोविजन है वैसे तो कंप्लीट हो गया, बट वी विल टेक 1 और 2 और मोर एग्जांपल्स, इससे कि जिनको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। तो वी कम टू द एग्जांपल नंबर 2। फॉर एग्जांपल देयर इज ए दैट इज अ सप्लायर। ए ने बी को दैट इज अ रेसिपिएंट, क्लाइंट, बायर, ए ने बी को सप्लाई किया दैट इज अ मोबाइल। ए ने बी को एक नया मोबाइल बी को दिया एंड बी ने क्या किया, इस मोबाइल के बदले 25,000 रुपीज का अमाउंट दिया इन एक्सचेंज ऑफ दैट एंड अपना पुराना मोबाइल दिया। बड़े ध्यान से एरो को देखना, समझ में आ जाएगा। ए सप्लायर ने बी को नया मोबाइल दिया एंड बी ने उस नए मोबाइल के लिए सप्लायर को 25,000 रुपीज मनी दी एंड अपना पुराना मोबाइल भी दे दिया। ए के मार्केट के अंदर जो भी कॉम्पिटिटर्स है, जो भी अदर सप्लायर्स है, ऐसा ही लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी का जो भी मोबाइल मार्केट में सेल किया जाता है उसका जो प्राइस है दैट इज रुपीज 31,000। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल नंबर 27 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये नहीं देखते ए बी सी डी विच एवर इज हायर, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला। किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये गलती से भी आ सकता है, आ रहा हो सर हायर अमाउंट लेना है, लोअर अमाउंट लेना है, ए बी सी डी, ना तो हायर अमाउंट कंसिडर किया जाएगा ना लोअर अमाउंट कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट कंसिडर किया जाएगा जो मैंने बताया था सीक्वेंस में। इट मीन्स जब भी रूल नंबर 27 एप्लीकेबल होगा पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि रूल नंबर 27 की बात करें तो अपना एग्जांपल रूल नंबर 27 है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच रूल इज एप्लीकेबल, व्हाई द रूल नंबर 27 इज एप्लीकेबल। सॉरी, यहाँ पे रूल नंबर 27 इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि सप्लायर ने जो मोबाइल सप्लाई किया उस सप्लाई के लिए रेसिपिएंट ने मनी के साथ ओल्ड मोबाइल मतलब काइंड में भी कंसिडरेशन दिया है। और यदि कोई भी रेसिपिएंट यदि कंसिडरेशन यदि काइंड में दे रहा है मतलब कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, तो रूल नंबर 27 एप्लीकेबल होगा। और जब भी रूल नंबर 27 एप्लीकेबल होगा तो सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना होगा, OMV ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, जब पॉइंट नंबर ए नहीं है तो पॉइंट नंबर बी कहता है मनी तो है 25,000 रुपीज तो है, लेकिन ओनली 25,000 पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो अदर कंसिडरेशन जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को दी ओल्ड मोबाइल उसका मॉनेटरी वैल्यू भी ऐड करना होगा जो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो ए और बी यदि दोनों एप्लीकेबल नहीं है और ए और बी दोनों यदि एप्लीकेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर सी। और पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, दैट इज अ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो भी वैल्यू दैट इज 31,000 रुपीज जो भी सप्लाईज मोबाइल की बी ने बी को की तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, दैट विल बी 31,000 रुपीज। We can take one more example, that is example number 3। अब थोड़ा सा अपना एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल there is a चिन्मय ट्यूटोरियल्स, चिन्मय जैन, राइट। ये बड़ा प्यारा बच्चा मेरे पास आया सर, चिन्मय ट्यूटोरियल, चिन्मय जैन, एंड दिस इज a स्टूडेंट that is of CA final या you can say that is a CS final का एक प्यारा बच्चा आया, बोला सर टैक्स पढ़नी है तो चिन्मय जैन से ही पढ़नी है। मैंने बोला बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, बड़ा प्यारा बच्चा। ये चिन्मय ट्यूटोरियल चिन्मय जैन कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जीएसटी पढ़ाता है, इनकम टैक्स पढ़ाता है। एक को पढ़ाया जो सीए फाइनल का स्टूडेंट है। मैंने बोला तुम्हें टैक्स पढ़ाऊंगा, उसने बोला ठीक है सर पैसा वैसा है नहीं सर, ये जो लॉकडाउन की वजह से सारा पैसा खत्म हो गया।
सर आई डोंट हैव एनी सिंगल मनी, सर ये कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सर मैं तो पूरा तबाह बर्बाद हो गया हूँ। आई डोंट हैव लिक्विड मनी, नो मनी एट ऑल, नो बैंक बैलेंस, ना तो बैंक के अंदर बैलेंस है, ना ही केस इन हैंड है मेरे पास। तो सर हमारी दुकान थी सर, आपको लैपटॉप चाहिए भी होगा ना, लैपटॉप तो चाहिए, तो उस ए ने क्या किया, मुझे लैपटॉप दे दिया। चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने एक को टैक्स पढ़ाया, जो सीए फाइनल का स्टूडेंट है, सीए फाइनल का स्टूडेंट है, और इसने क्या किया, कंसिडरेशन मनी में देने की बजाय कंसिडरेशन काइंड के अंदर प्रोवाइड किया, लैपटॉप दिया और कोई भी मनी नहीं दी। ये बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं यहाँ पे वापस से एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे चिन्मय जैन टैक्स ए के अलावा बी को ही पढ़ा रहा होगा, सी को ही पढ़ा रहा होगा, डी को ही पढ़ा रहा होगा, ई को ही पढ़ा रहा होगा, तो इसे बोलते हैं ओपन मार्केट वैल्यू। तो यदि फॉर एग्जांपल मैंने ए से तो कोई अमाउंट लिया नहीं, लेकिन देयर इज अनदर स्टूडेंट बी, और बी ने ही मेरे से सीए फाइनल पढ़ा और मैंने उससे बोला 15,000 रुपए दे दो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 15,000 रुपीज ओपन मार्केट वैल्यू। तो ओपन मार्केट वैल्यू कितना हुआ, 15,000 रुपए। लेकिन इसमें जो मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने कहीं भी चिन्मय जैन ने टैक्स पढ़ाया, टैक्स ए के अलावा किसी और को नहीं पढ़ाता। यदि ए के अलावा किसी और को नहीं पढ़ाता, इसका मतलब ये हुआ कि ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है। और ए ने जो लैपटॉप दिया चिन्मय जैन को, उस लैपटॉप का यदि मॉनेटरी वैल्यू यदि दिया हुआ इट इज रुपीज 41,000, then the value of supply will be the rupees 41,000 rupees। सर मान लो समझने के लिए, यदि यहाँ पे लैपटॉप का मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं होता तो क्या करते, ए तो वैसे भी नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू तो दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि चिन्मय जैन ओनली एक ही सीए फाइनल के स्टूडेंट को पढ़ाता है, इसका नाम है ए के अलावा मेरे पास कोई सीए फाइनल का बच्चा आता ही नहीं है। मान लो एग्जाम्पल है बेटा, क्या बोल रहा हूँ, इस बात समझ में आ रही है? यस। तो यदि ओपन मार्केट वैल्यूज नहीं है, यदि ओपन मार्केट वैल्यू का सप्लाईज नहीं है, तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर बी में जाएंगे। पॉइंट नंबर बी ये कहता है कि जो कंसिडरेशन काइंड है उसका मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर कर लो, और यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू दे रखा है, दैट इज 41,000 रुपीज, अपन 41,000 रुपीज कंसीडर कर लेंगे। लेकिन यदि ए और बी दोनों नहीं दिया हुआ होगा, तो जो अदर कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो सी और सी को सेम काइंड और क्वालिटी का जो पढ़ाते हैं, नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स के अंदर जो भी बंदे जो पढ़ाते हैं, उनका जो वैल्यू होगा दैट विल बी कंसिडर्ड। और उनका वैल्यू फॉर एग्जांपल कितना है, उनका वैल्यू कितना है, उनका वैल्यू फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज होगा, तो वैल्यू कितना होगा, 30,000। एक बात माइंड में सेट कर लेना, यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं होगा कि ज्यादा वाली वैल्यू कंसिडर करनी होगी, और ये वाला कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा कि वैल्यू कम कंसिडर करनी होगी। बार बार बोल रहा हूँ, पूरा माइंड में सेट करके जाऊंगा, कभी ज्यादा कम वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसेप्ट अप्लाई होगा, क्या, सीक्वेंस। जब कंसिडरेशन मनी में नहीं है तो पहला, बोलो मेरे साथ, बोलो बेटा, तुमसे बात कर रहा हूं, ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। यदि ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो जो भी कंसिडरेशन काइंड है उसका मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। ए और बी दोनों नहीं है तो सर जो लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो वैल्यूज है वो कंसीडर किया जाएगा। और जब ए बी सी तीनों नहीं है तो पॉइंट नंबर डी, जो भी कंसिडरेशन काइंड दिया जा रहा है उसका आपको वैल्यू कंप्यूट करना पड़ेगा एज पर रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। तो यहाँ पे अपना क्या हुआ, दैट इज रूल नंबर 27 दैट इज कंप्लीटेड। राइट डाउन फर्स्ट, आई विल गो टू डू ऑल ऑफ यू।